नमस्कार दोस्तों। आपने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की किताब के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और समाचार में माध्यम से भी इन चीज़ों को बताया जा रहा है। इसके अलावा किताब के बारे में कुछ डिटेल्स अखबारों में भी प्रकाशित हुई हैं। मशहूर प्रकाशन कंपनी रूपा ने इसको पब्लिश किया है और इस किताब का नाम है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। 2012 से 2017 तक जब प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति रहे थे तो उस दौरान उन्होंने किस तरीके का राजनीतिक सीन पूरे देश में देखा, किस तरह का राजनीतिक डेवलपमेंट उन्होंने फील किया। उनके सामने मनमोहन सिंह भी देश के प्रधानमंत्री रहे और बाद में नरेंद्र मोदी भी रहे उनके सामने। तो इस दौरान उन्होंने क्या फील किया, क्या राजनीतिक घटनाक्रम पूरे देश में चलते रहे, उसका एक बहुत अच्छा एनालिसिस प्रणब दा ने अपनी इस किताब में किया है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि मैंने इससे पहले इस किताब के बारे में एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो तब बनाया था जब प्रणब मुखर्जी के बेटे और उनकी बेटी के बीच इस किताब को प्रकाशित करने या ना करने को लेकर एक विवाद हुआ था। उसमें ये कहा था उनकी बेटी ने कि इस किताब को प्रकाशित किया जाना चाहिए और उनके बेटे अभिजीत का ये कहना था कि मुझे पहले ये किताब दिखाई जाए उसके बाद प्रकाशित की जाए। और इस बात का विरोध किया था उनकी बहन ने, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। तो इस बात को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी। बहरहाल ऐसा लगता है हुआ नहीं और पब्लिशर्स ने इस किताब के साथ गो अहेड किया और इस किताब को छापने का फैसला किया। इस किताब में दोस्तों जितने भी चीज़ें सामने आई हैं उनका सबका मैंने विश्लेषण अपने हिसाब से करने की कोशिश की है और मुझे जो पॉइंट्स सबसे अच्छे लगे वो मैंने नोट किए हैं और उन्हीं के आधार पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या नया कहा और क्या पुराना कहा और क्या उनकी जो वक्तव्य था, उनकी जो बातें थी, उनसे क्या रिफ्लेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। इन सब चीज़ों को उन्होंने खुलकर इस किताब में लिखा है। इस किताब में जो लिखा है उसको कुछ पॉइंट्स वाइज मैंने नोट किया है और इसमें प्रणब मुखर्जी ने जो अपने कार्यकाल के महत्वपूर्ण एक दौर रहा उसको क्रमबद्ध सिलसिले से लिखा है। जैसे कि जब वो राष्ट्रपति थे तो उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उन्होंने मनमोहन सिंह के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच में थोड़ी सी तुलना भी की। उन्होंने ये भी कहा कि मनमोहन सिंह अपनी तरह के प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी की जो थिंकिंग थी वो अलग तरह की थी। उन्होंने सबसे बड़ा जो बेसिक फ़र्क नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह के बीच में बताया, उन्होंने ये बताया कि मनमोहन सिंह को ये जो प्रधानमंत्री का पद था ये एक तरह से गिफ्ट में मिला, जिसे कहते हैं कि दान में मिला, क्योंकि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी और जितने भी यूपीए के साथी दल थे उन सब ने सोनिया गांधी को अपना नेता चुना था। लेकिन बाद में सोनिया गांधी ने इसको ऑफर को ठुकरा दिया और सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को आगे बढ़ा दिया और मनमोहन सिंह बन गए थे देश के प्रधानमंत्री। जबकि नरेंद्र मोदी बिल्कुल अलग थे। नरेंद्र मोदी को चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया था और नरेंद्र मोदी ने चुनाव कैंपेन अपने दम पर बढ़ाया, दम पर उठाया और बहुत परिश्रम करके प्रधानमंत्री का पद हासिल किया। उन्हें गिफ्ट में नहीं मिला। उन्होंने पीयूष गोयल के बारे में एक छोटी सी बात लिखी है प्रणब मुखर्जी ने। उन्होंने लिखा है कि पीयूष गोयल का एक बयान 2014 के चुनाव से पहले कहीं आ रहा था कि 265 सीटें बीजेपी जीत सकती है और प्रणब मुखर्जी का कहना है कि मुझे ये लग रहा था कि 265 सीटें नहीं जीतेगी बीजेपी, 199, 190, 200 के आसपास कहीं रुक जाएगी और इसके बाद फिर ये तय करना होगा मुझे कि सबसे बड़े दल को बुलाया जाए या नहीं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का उदाहरण दिया कि उन्होंने 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को सिर्फ इस वजह से सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया था क्योंकि वो सबसे बड़ा दल के नेता थे। बीजेपी सबसे बड़ा दल बन के उभरा था लेकिन स्पष्ट बहुमत उनके पास नहीं था। फिर वो सरकार 13 दिन में गिर गई थी।
तो ये उन्होंने कहा कि मैंने भी ये तय कर लिया था कि अगर मुझे ये देखना होगा कि अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है या नहीं, और मुझे उम्मीद थी कि किसी को नहीं मिलेगा, तो मैंने अपना माइंड भी ये तैयार कर लिया था कि मुझे क्या करना है, और मुझे स्थिरता और अस्थिरता की बात के बीच में मैंने ये तय कर लिया था कि मैं न्यूट्रल रहूँगा भाई, जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि बहरहाल ये तो चौंकाने वाले नतीजे आए और शानदार तरीके से, बिल्कुल कोई खंडित जनादेश नहीं था, बिल्कुल स्पष्ट जनादेश था, और एनडीए को 336 सीटें टोटल मिली, और जबकि बीजेपी को 282 सीटें मिली, जबकि मुझे लग रहा था कि 195-200 के आसपास वो जाकर रुक जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने नरेंद्र मोदी की इस बात की भी बहुत तारीफ़ की कि स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद उन्होंने 2014 में भी और 2019 में भी किसी भी तरीके से अपने साथी जो दल हैं, गठबंधन के जो दल हैं, एनडीए के जो दल हैं, उनकी अवहेलना नहीं की, बल्कि उन्हें साथ लेकर चले, और इस बात के लिए उन्होंने उनकी सराहना की। और उन्होंने ये लिखा है अपनी किताब में कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई ऐसे चौंकाने वाले कार्य किए जिन्होंने न देश पे बल्कि विदेशों में भी जिसकी तारीफ की गई है। मनमोहन सिंह के बारे में उन्होंने ज़्यादा इस किताब में नहीं लिखा है, शायद इसलिए भी नहीं लिखा है कि मनमोहन सिंह एक तरीके से प्रणब दा के राइवल थे, और ये माना जा रहा था कि अगर मनमोहन सिंह नहीं होते तो कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के दावेदार खुद प्रणब मुखर्जी थे। लेकिन प्रणब मुखर्जी को सोनिया गांधी लाइक नहीं करती थी, और इसी वजह से उन्होंने उनको प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त नहीं समझा। इसके अलावा उन्होंने ये लिखा है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी स्पष्ट रूप से जीत गए तो वो मुझसे मिलने के लिए आए, बतौर राष्ट्रपति उस समय प्रणब मुखर्जी थे ही, तो वो उनसे मिलने के लिए आए, और उन्होंने ये कहा कि प्रणब दा मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए शपथ ग्रहण करने के लिए। मैंने पूछा क्यों, इतना समय क्यों लेना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे गुजरात में अपने उत्तराधिकारी का फैसला करना है कि मेरे बाद गुजरात का मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको पता ही होगा कि उस समय बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आनंदीबेन पटेल बनी थी बाद में। और इसके अलावा जब नरेंद्र मोदी उनके पास प्रणब मुखर्जी के पास आए मिलने के लिए, तो उन्होंने ये भी कहा था कि प्रणब दा मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शपथ ग्रहण समारोह में जो सार्क देश हैं, साउथ एशियन रीजन के जितने भी देश हैं, पाकिस्तान वगैरह, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सब के प्रमुखों को मैं इसमें बुलाना चाहता हूँ, अगर आपकी क्या राय है। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। तो प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि उनके इस जो नरेंद्र मोदी ने जो सार्क देशों के लोगों को बुलाने का फैसला किया, इसने विदेश नीति के रूप में बहुत बढ़िया इंप्रेशन इसका क्रिएट हुआ। और इसके अलावा विदेश नीति के जो जानकार थे वो आश्चर्यचकित रह गए कि नरेंद्र मोदी ने ये आखिर सोचा कहाँ से। ये एक लीक से हटकर कदम था, और प्रणब मुखर्जी ने इसकी सराहना की है। उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति पर बहुत बढ़िया काम किया है, और इसकी सराहना कई लोगों ने भी की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है अपने इस किताब में, उन्होंने ये लिखा है कि जीएसटी का जो डिसीजन था, प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि जब मैं वित्त मंत्री था तो मैंने जीएसटी को लागू करने के लिए लगभग 3-3.5 साल तक प्रयास किए, लेकिन ये जीएसटी कानून नहीं बन पाया। इस पर सभी राज्यों की सहमति नहीं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे करके दिखाया, और मुझे खुशी है कि मेरे हस्ताक्षर से बतौर राष्ट्रपति ये जीएसटी पास हुआ है। और प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मैं तो 30 जून को जब ये पास हुआ था, मैं चाहता था कि मैं सदन में केंद्रीय कक्ष में मौजूद रहूं और उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनूं, केंद्रीय कक्ष में रहकर, जिसका सपना मैंने बतौर वित्त मंत्री कभी देखा था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे से अक्सर सलाह मांगते थे, मैं बेबाक तरीके से उन्हें सलाह देता था। कई चीज़ें ऐसी थी जिनसे मैं सहमत नहीं होता था, और नरेंद्र मोदी भी सहमति जताते थे कि हाँ दादा आप सही कह रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी ने कई बार जिक्र किया है और ये कहा है कि मैं प्रणब मुखर्जी को पिता स्वरूप मानता था, क्योंकि जिस समय मैं प्रधानमंत्री पद के लिए यहाँ आया, चुना गया फर्स्ट टाइम, उस समय मैं दिल्ली में बिल्कुल नया था, दिल्ली की राजनीति में, और प्रणब मुखर्जी ने मुझे कई जगह पर गाइड किया।
इसके अलावा प्रणब मुखर्जी ने ये भी लिखा है कि 2014 का जब लोकसभा चुनाव कांग्रेस हारी तो उसके बाद कुछ कांग्रेस नेता मिलने के लिए आए उनसे, प्रणब मुखर्जी से, और प्रणब मुखर्जी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि इन सब नेताओं का ये कहना था कि हम सबको पता था कि यूपीए को इस बार बहुमत नहीं मिलने वाला है। इस बात से प्रणब मुखर्जी खुद चौंक गए कि बताइए, जितने भी लीडर्स हैं पार्टी के वो खुद मान रहे थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्हें बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कई चीज़ें पर अजीब अपना आश्चर्य भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी देश में नरेंद्र मोदी ने लागू की तो मुझे विश्वास में नहीं लिया, और प्रणब मुखर्जी ने ये भी कहा है कि और ये निर्णय था भी ऐसा कि इसमें किसी को विश्वास में लेना ही नहीं चाहिए था, ये एकदम आकस्मिक लिया गया डिसीजन ही था, तभी इसका कोई इम्प्रेशन सामने आ सकता था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा पार्लियामेंट में और ज़्यादा वोकल होना चाहिए, उन्हें संसद में ज़्यादा समय बिताना चाहिए। इनसे पहले नेहरू, वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह संसद में मौजूद रहते थे और इससे जो मंत्री कैबिनेट हैं उनका मनोबल बढ़ा रहता था और पार्लियामेंट बढ़िया तरीके से चलती थी। जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब पहली बार बनी तो उस समय उनकी सरकार पार्लियामेंट को बढ़िया तरीके से चलाने में विफल रही, और इससे कई बार ऐसा भी मैसेज गया कि सरकार कुछ ज़्यादा ही अहंकार में है और ज़्यादा ही घमंड में रहकर सरकार चला रही है, जो कि सही नहीं था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को आना चाहिए संसद में ज़्यादा, और अहंकार और अकुशलता का जो इम्प्रेशन पहले कार्यकाल में मोदी सरकार का रहा उसे दूसरे कार्यकाल में उसे ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक अच्छी सलाह भी दी उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही, जैसे कि अभी कांग्रेस के नेताओं ने जब खुद ये स्वीकार लिया कि कांग्रेस हारने जा रही है तो उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस ने जो पॉलिटिकल फोकस है अपना वो खो दिया है, पार्टी पहचान नहीं पा रही है कि जो करिश्माई नेतृत्व है पार्टी का वो खत्म हो चुका है, और 2014 में जो हार का मुख्य कारण था वो भी यही था। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत राहत मिली जब निर्णायक जनादेश आया, वरना मुझे तो लग रहा था अगर खंडित जनादेश आया तो क्या होगा। ये सब बातें उन्होंने कही। कुछ चौंकाने वाली बातें भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि 2016 में, मार्च 2016 में जब उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार से 9 कांग्रेस के विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया था और इस्तीफा दे दिया था, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया था मोदी सरकार ने वहाँ पर, और मोदी के सचिव, प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा और अरुण जेटली मेरे से मिलने के लिए आए थे। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँचा हुआ है, थोड़ा सब्र करें, इसमें 36 घंटे का आप इंतजार करें। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार नहीं मांगी, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया था। तो उस समय नरेंद्र मोदी सरकार को थोड़ी सी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी थी। उन्होंने कहा है कि इस तरह के मसलों में थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक बात और भी कही कि नेपाल के बारे में, कि नेपाल कभी नेहरू के समय भारत का हिस्सा बनना चाहता था। राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह ने प्रस्ताव रखा था नेहरू जी के सामने कि हमें भारत में मिला लीजिए, लेकिन जैसे कि सिक्किम को इंदिरा गांधी ने मिला लिया था, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि नहीं, आप स्वतंत्र राष्ट्र हैं और आप अलग ही रहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इंदिरा गांधी होती इस मौके को छोड़ती नहीं और लपक लेती। तो कई बातें प्रणब मुखर्जी की इस किताब में ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि गलतियां सबसे होती हैं, नरेंद्र मोदी से भी हो रही हैं, पंडित नेहरू से भी हुई थी, लेकिन इंसान को गलतियों से सबक लेना चाहिए। अब सबसे मेन चीज़ यही है, क्या प्रणब मुखर्जी की इस किताब को पढ़कर नरेंद्र मोदी सबक लेंगे? क्या कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये सब इस किताब से सबक लेंगे जो प्रणब मुखर्जी ने कहे हैं? सबक लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और सबक नहीं लेते हैं तो ये सिर्फ किताब है जिसे आप अपने सेल्फ में खूबसूरती के लिए लगा सकते हैं। इस तरह के मुद्दों पर बात होती रहेगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।